हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलेयर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट से पहले आपने देख लिया होगा वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर तीसरा चैप्टर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी क्या होता है उसकी जानकारी हमें चाहिए कि मेमोरी क्या होता है। इन ए कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी इज़ ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम टेम्परली और परमानेंट सो डैट CPU कैन एग्जीक्यूट देम। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में CPU जब एग्जीक्यूट करेगा उससे पहले उस मेमोरी रैम से लेगा और प्रोसेस को लेके फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन उसके लिए स्टोरेज यूनिट हमारे पास होना चाहिए, या तो परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा। टेम्पररी स्टोरेज का मतलब हो जाता है, यहाँ पे रैम की बात हो रही है। परमानेंट का मतलब हो जाता है हार्ड डिस्क की बात हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ में क्या है कि मेमोरी जो होता है कि डायरेक्टली CPU इंटरेक्ट नहीं करता है किससे? हार्ड डिस्क से। वो इंटरेक्ट करता है किससे? रैम से। तो CPU नेवर एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड डिस्क और SSD, दे मस्ट बी लोडेड इनटू रैम फर्स्ट। क्या होता है जब आपका कोई भी, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या कोई सा भी एप्लीकेशन है, वो पहले प्रोग्राम के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में स्टोर है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका C ड्राइव में है, कहीं भी है। जब आप गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक करते हैं तब वो एक प्रोसेस बन जाता है। वो क्या होता है? लोड हो जाता है रैम में। वो प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है, यानी हार्ड डिस्क से, SSD से वो उठकर कहाँ चला गया? रैम में। ठीक है, रैम के बाद फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है CPU में। तो यही प्रोसेस पूरा मेमोरी मैनेज करता है रैम को। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हम रैम के बारे में ही पढ़ा जाएगा। तो उससे पहले हम मेमोरी को जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोड होता है। और उसके बाद CPU कैन ओनली एक्सेस स्टोरेज एलिमेंट डाटा डायरेक्टली कनेक्टेड टू रजिस्टर मेन मेमोरी रैम। रैम को ही हम मेन मेमोरी यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, मेन मेमोरी के कई प्रकार होते हैं। तो टाइप ऑफ मेमोरी क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ मेमोरी में देखते हैं कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो रोम होता है और रैम होता है। ये प्राइमरी मेमोरी है। रोम जो होता है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होता है। रैम जो होता है वोलेटाइल होता है। इसका मतलब मीनिंग ये है कि वोलेटाइल का मतलब होगा कि अगर प्रोग्राम मतलब अगर कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी उसका बंद हो जाए सप्लाई, तो फिर वो उसका मेमोरी लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि रोम के केस में क्या होगा? ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि ये परमानेंट स्टोर रहता है। लेकिन ये तो प्राइमरी मेमोरी है, SSD तो है नहीं, हार्ड डिस्क तो है नहीं। लेकिन रोम क्या होता है? रोम जो होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहले वो एग्जीक्यूट करता है बायोस के प्रोग्राम को। ठीक है, हार्डवेयर वगैरह को एग्जीक्यूट करता है और OS को फिर लोड कर देता है। ठीक है, उसके बाद रैम में क्या होता है? रैम भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनामिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम के बाद उसके भी कई प्रकार है डायनामिक रैम के। स्टैटिक रैम जो यूज़ होता है किसके लिए होता है? आपका कैश के लिए। कैश मेमोरी सुनते होंगे। ठीक है, वो मेटा डेटा रखता है। तो कैश मेमोरी जो होता है वो स्टैटिक रैम कहलाता है। और डायनामिक रैम जो होता है वो आपका मेन मेमोरी कहलाता है। तो यहाँ पे जब मेन मेमोरी की बात होगी तो वो डायनामिक रैम होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप DRAM लगाइएगा। ठीक है, और DRAM के कई प्रकार हैं। SDRAM है, ठीक है, RDRAM है, सिंक्रोनस DRAM हो गया, और इसका रैम्बस DRAM हो गया, DDR का हो गया डबल डेटा रेट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। डबल डेटा रेट। ये रैम जो DDR1, DDR2, DDR3, जब आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल रैम आपके लैपटॉप में होगा, कुछ DDR4 होगा या DDR5 होगा, तो आप समझ जाइए आपका डबल डेटा रेट आपका SDRAM लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में
DDR4 या DDR5 लगा होगा, ठीक है। प्राइमरी, उसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्ट, एक्सपेंसिव, लिमिटेड इन साइज, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो, चीप, ह्यूज इन अमाउंट एंड परमानेंट स्टोरेज। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी को तो हमको बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस जब उस पर लोड होता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एलोकेट डीएलोकेट होता रहता है। लेकिन स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, जिसका ह्यूज उसका वो होना, साइज़ होना चाहिए, यानी कि जैसे HDD 1 TB का, 2 TB का होता है, ठीक है। लेकिन रैम तो नहीं होता ना, रैम तो लिमिट साइज़ में होता है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ठीक है। उसके बाद SSD और CD हो गया, USB हो गया, ये सारा सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी हो गया यहाँ पर। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ रैम के बारे में पढ़ेंगे, मेन मेमोरी का मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए रोल ऑफ रैम इन मेन मेमोरी, रोल ऑफ रैम इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में मेन मेमोरी का क्या रोल होता है? तो रैम इज़ ए प्राइमरी वर्क एरिया ऑफ सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस रैम कंटिन्यूसली, डिसाइडिंग विच प्रोसेस गेट लोडेड इनटू रैम, हाउ मच स्पेस गेट एंड व्हेन। मतलब क्या है कि रैम में क्या हुआ, प्रोसेस, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस बनकर रैम में आ गया, मतलब रैम में जैसे आया मेन मेमोरी में, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद जब आ गया रैम में, तो रैम में क्या होगा कि बहुत सारे प्रोसेस एक समय में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस रैम में आ जाते हैं, तो उसको अलोकेट किया जाता है, किस तरीके से उसका स्पेस उसको एलोकेट किया जाता है, और उसके बाद उसका काम हो जाने के बाद उसको डीएलोकेट किया जाता है, फिर फ्री स्पेस बचता है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस आता है तो उस स्पेस में कहाँ पे उसको मैनेज करना है। तो ये सारा मैनेजमेंट जो देखता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। जिस तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होगी, कौन सा स्टेट में वो चलेगा, रनिंग के बाद टर्मिनेट कब होगा, कब IO ऑपरेशन होगा, तब वो वेटिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट में जाएगा, कैसे वो टर्न ओवर होगा, कंप्लीट होने के बाद वापस कैसे प्रिम्प्ट होगा, तो वो सारा CPU शेड्यूलिंग, सब चीज़ें, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़े थे। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट में हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी से कैसे मैनेज होगा जब प्रोसेस उसमें एलोकेट डीएलोकेट होता है, तो ठीक है। तो रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, meaning its contents are completely lost when power supply is turned off। पावर ऑफ हो जाएगा तो इसका मेमोरी लॉस्ट हो जाएगा, फिर से जब स्टार्ट होता है तो फिर से अपना ये मेमोरी आ जाता है जब उसमें प्रोसेस चला जाता है। तो जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके रैम में, मेन मेमोरी में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ऑन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड हो जाता है किसमें, मेन मेमोरी में, ठीक है। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसमें सबसे उसका हार्ट ऑफ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कहते हैं कर्नल। कर्नल जो है हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता रहता है, हमेशा वर्किंग में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेमोरी हायरार्की, देखिए क्या कहता है कि रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर जो रहता है CPU में रहता है, ठीक है। CPU का जो कुछ पार्ट होते हैं कि ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत फास्टेस्ट होता है, क्योंकि सबसे, जैसे हाथ में पेन है, ठीक है, आपको लिखना है, तुरंत आपके पास हाथ में पेन है तो आपके साथ तुरंत लिख सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद बुक उठाना है तो वो टेबल पे, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो जो सबसे पास में सबसे फास्ट एक्सेस हो जाता है, लेकिन इसका साइज़ जो है लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्टर जो लोड करता है वो CPU में रहता है। उसके बाद कैश जो रहता है, कैश क्या होता है, कैश जो आपको स्टैटिक रैम, जिसको प्रीवियस में स्लाइड में बात किया था, स्टैटिक रैम ही कैश होता है, और वो लेकिन मिडिल वेयर होता है, मतलब कि CPU और रैम के बीच में, मेन मेमोरी के बीच में, जैसे आपका ये CPU है और यहाँ पे आपका मेन मेमोरी है, ठीक है। तो कैश आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे तो कैश का भी कैश लेवल होता है, लेवल 3, लेवल 2, ठीक है। तो वो सब हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम का स्पेसिफिक इतना ही है, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो कैश जो होता है स्टैटिक रैम होता है, तो वो
और इसके बाद कैश जो है मेटा डेटा और फाइल रखता है। मेन मेमोरी जो रहता है, मेन मेमोरी होता है डी रैम, ठीक है, डायनेमिक रैम। और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे वाला जो भी है मेमोरी, वो उसका साइज़ जो है ह्यूज होगा, ठीक है, लेकिन जब ऊपर वाला होगा उसका साइज़ कम होगा लेकिन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए मेन मेमोरी हायरार्की स्पीड ऑर्डर फास्टेस्ट टू स्लोअर, यहाँ पे दिखा हुआ है फास्टेस्ट टू स्लोअर। सबसे फास्ट जो होगा स्पीड किसका होगा, सीपीयू रजिस्टर का होगा, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी का होगा, फिर प्राइमरी मेमोरी यानी रैम का होगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी एसएसडी या हार्ड डिस्क का स्पीड के केस में। लेकिन अगर यही केस आपका कहा जाए साइज़ के केस में, तो साइज़ में उल्टा हो जाएगा। हार्ड डिस्क का एसएसडी और एचडीडी का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का कम होगा, फिर कैश मेमोरी का उससे कम होगा और रजिस्टर का सबसे कम होगा, ठीक है। और सबसे सीपीयू के सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है, सीपीयू का रजिस्टर होता है सीपीयू में। उसके बाद कैश उसके नियरेस्ट होता है, मेन मेमोरी फिर होता है, ठीक है। तो फास्ट में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स और कैश, फिर मेन मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू and RAM to store frequently used instruction and minimize CPU wait time, ठीक है। CPU को वेट नहीं करना पड़े इसलिए कैश मेमोरी जो है वो कहाँ पे होता है, CPU और RAM के बीच में होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है कि आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने इस तरीके से थ्योरेटिकल क्लास और उसके बाद वो क्लास कंप्लीट हो जाता है वो चैप्टर, उस चैप्टर के बाद मैं एमसीक्यू लाता हूँ उस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, उसके बाद एमसीक्यू लाता हूँ। तो आपको ये रिलेट हो जाएगा जब एमसीक्यू लगाएंगे कि थ्योरी जो हमारा चल रहा है वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो रहा है और मैं कंटेंट को रिसर्च करके पूरा अच्छे से पढ़ के और ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम को और अच्छे से प्रिपरेशन कराया जा सके, ठीक है। तो और भी वीडियो आता रहेगा, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी यहाँ पर। फ्रीक्वेंटली 1-2 दिन डिले हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंटली वीडियो आती रहेगी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो सब मिलता रहेगा। और PDF स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मैं गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। आप फ्रीली एक्सेस कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, कि अब मेमोरी हमने पढ़ लिया है तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है हम देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का क्या फंक्शनलिटी है कि एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग, ठीक है। मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग द मेमोरी टू द प्रोसेस जो होगा जब मेन मेमोरी में आएगा तो फिर वो एलोकेट हुआ, वो कुछ समय के लिए अपना काम किया और टर्मिनेट हो गया तो डी एलोकेट हो गया। फिर कोई प्रोसेस आ रहा है तो उसको फिर डी एलोकेट के बाद स्पेस खाली हो गया तो स्पेस खाली की जगह पे हम फिर उसके बाद उसको यूज़ करेंगे उसके स्पेस को। तो यही प्रक्रिया मेमोरी मैनेजमेंट में होता है, इसकी फंक्शनलिटी यही है, ठीक है। और गोल क्या है इसका, क्या करता है ये अचीव, टू ऑप्टिमाइज एंड मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का जो मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन होता है, मेन मेमोरी खाली नहीं रहे, उसको जो प्रोसेस होगा उसको उसका जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, साइज़ होगा, उसके हिसाब से प्रोसेस को सफिशिएंट ब्लॉक में उसको यूटिलाइज़ करे, उसको अलोकेट करे, ठीक है। द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बाय मिनिमाइजिंग द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये 2 वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मेरी मेमोरी मैंने एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो किस में होता है, फिक्स्ड पार्टीशन में होता है या वेरिएबल पार्टीशन में होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फिक्स्ड पार्टीशन में या वेरिएबल पार्टीशन में, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आगे देखते हुए कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो कुल मैं बता ही देता हूँ। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो आपका फिक्स्ड वेरिएबल में होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग में होता है। और उसके बाद
जो इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं जो टेक्निक होता है नॉन कंटीजियस टेक्निक। तो हम आगे इसमें पढ़ते रहेंगे, तो पूरा कवर किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, तो इसको मेमोरी को मैनेज करने के लिए टेक्निक होती है। एक होता है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है? इन दिस एलोकेशन ए मेमोरी रेसिडेंट इन ए प्रोग्राम ऑक्यूपाइज ए सिंगल कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसमें मेमोरी का ब्लॉक जो होता है वो एक कंटिन्यूस मैनर में होता है और उसके बाद उसका एक साइज़ दिया हुआ रहता है। उस साइज़ को जैसे एक कहा जाता है फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन को हम कहते हैं यहाँ पर स्टैटिक पार्टीशनिंग कहते हैं, और वेरिएबल पार्टीशनिंग को हम डायनामिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है पेजिंग, ठीक है, दूसरा होता है सेगमेंटेशन। पेजिंग, सेगमेंटेशन, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन देखते हैं कि क्या होता है। फिक्स्ड पार्टीशन क्या होता है? फिक्स्ड पार्टीशन को हम एक तरीके से स्टैटिक पार्टीशन कहते हैं। इन दिस मेथड पार्टीशंस आर क्रिएटेड वंस एंड देयर बाउंड्रीज कैन नॉट बी चेंज डायनेमिकली। एक बार प्रोसेस अगर क्रिएट हो गया, एक बार पार्टीशन क्रिएट हो गया और उसका ब्लॉक भी क्रिएट हो गया, उसके बाद उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है ये स्टैटिक पार्टीशन है और फिक्स्ड पार्टीशन है। दीज पार्टीशंस कैन बी of equal size or unequal size. When a process arrives, it placed into vacant partition is large enough to hold. Even if process is much smaller than chosen partition occupies entire process. इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेस कोई आया, सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर एक मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। मेमोरी के पास, मेमोरी में सबसे पहले लोड तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोसेस, ये उसका ब्लॉक है, ठीक। ब्लॉक में हर ब्लॉक का साइज़ है, जैसे इसका 50 KB है, इसका 350 KB है, 400 KB है, 300 KB है, 70 KB है और 150 KB है। और इस हर एक सेल को, इसको कहा जाता है पार्टीशन ब्लॉक या चंक या होल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। हमारा ये है, यहाँ पे 450 होगा। सपोज़ यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, इस एग्ज़ाम्पल से देखिए कि क्या कहा गया यहाँ पर कि आपका एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक मेन मेमोरी में एक मेन मेमोरी क्रिएटेड है, ठीक है। मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोसेस आएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसमें क्या हो गया, पार्टीशन किया हुआ है, साइज़ ब्लॉक में पार्टीशन किया हुआ है, ठीक है। हर ब्लॉक का साइज़ दिया हुआ है, जैसे इसका दिया 50 KB, 350 KB, 400 KB और 300 KB, 70 KB और 150 KB, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोसेस इसमें आएगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। प्रोसेस एलोकेट होगा, एग्जीक्यूट तो CPU को करता है, सॉरी, लेकिन प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में एलोकेट होगा और वो अपना स्पेस बनाएगा। तो एक प्रोसेस है जो 450 KB का है, ठीक है। तो 450 KB का प्रोसेस जो है आने की कोशिश करेगा, तो देखेगा कहीं भी 450 उसका साइज़ मतलब फुलफ़िल कर ही नहीं रहा है, तो वो तो प्रोसेस फेल हो गया, ये प्रोसेस चलेगा नहीं। दूसरा प्रोसेस का ट्राई करता है आने का मेन मेमोरी में, तो दूसरा प्रोसेस का है साइज़ 30 KB, ईजिली आ जाएगा। पहले ही ब्लॉक में देखेगा कि वो उसका स्पेस खाली है पहले ब्लॉक में, तो वो P2 आ गया। P2 जब क्या हुआ, P2 जब आ गया तो उसके बाद इसका तो साइज़ था 50 KB और P2 का साइज़ है 30 KB, तो यानी यहाँ पर आपका कितना का हो रहा है लॉस, आपका
20 KB का जो होता है आपका अनयूज्ड स्पेस हो जाता है। तो वही अनयूज्ड स्पेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 20 KB जो यहाँ पे हो गया आपका अनयूज्ड स्पेस हो गया, और इस स्पेस को हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी इस स्पेस को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर लेंगे तो बेनिफिट होता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, वो वेस्टेड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी कारण इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। In the fixed partition memory wastage inside partition is called the internal fragmentation. The maximum number of concurrent running process is directly bounded by the number of partition created the symbol system boot, ठीक है। एक बार क्रिएट हो जाता है तो दोबारा इसमें चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग। वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या कहता है? वेरिएबल पार्टीशनिंग इज ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक पार्टीशनिंग। डायनेमिक पार्टीशनिंग होता है यानी कि जब आपका डिमांड होता जाएगा उस समय उसके हिसाब से वो ब्लॉक का साइज़ बनाएगा। इन द वेरिएबल पार्टीशनिंग इनिशियली मेमोरी विल बी सिंगल कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक, यानी ये पूरा जो ब्लॉक होगा एक अपने आप में सिंगल ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बीच में अभी पार्टीशन नहीं किया गया है। जैसे जैसे प्रोसेस आएगा वो अपना पार्टीशन करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वेन एवर द रिक्वेस्ट बाय द प्रोसेस अराइज अकॉर्डिंगली पार्टीशन विल बी मेड इन द मेमोरी। अब पार्टीशन इसमें आता गया। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमको क्लियर समझ में आएगा। क्या हुआ कि एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, वो फ्री ब्लॉक है अभी। उसके बाद उसके पास प्रोसेस आया P1 जिसका साइज़ था, प्रोसेस का अपना साइज़ होगा तो उसका साइज़ था 50 KB, उसने अपना एक होल्ड कर लिया साइज़। P2 आया, उसका साइज़ था 350 KB, उसने ले लिया। उसके बाद P3 400, P4 आया जिसका 300, P5 आया 70 KB, उसके बाद P6 आया जिसका 150 KB था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोसेस तो अब मेन मेमोरी में है, एक समय पे कोई ना कोई प्रोसेस तो टर्मिनेट करता जाएगा। तो P1 अपना काम एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो गया और P5 अपना एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, फिर P7 आया, ठीक है, P7 100 आया, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेस खाली है 50। 100 आया तो क्या होगा, देखेगा कि P1 ने खाली क्या किया, P1 अभी हमारा जो खाली हो गया है 50 KB खाली है एक ब्लॉक में, और एक ब्लॉक में आपका 70 खाली है, ठीक है। लेकिन टोटल तो हमारे पास कितना खाली है, 120 के भी खाली है। तो इसमें तो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर दिक्कत कि ये ब्लॉक अपना सेपरेट ब्लॉक हो गया है और ये भी सेपरेट हो गया है, ये दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि अगर ये दोनों अगर दोनों मिला होता, इसका भी स्पेस इसका स्पेस जुड़ जाता तो फिर तो यूज़ हो जाता, लेकिन ये तो सेपरेट है, ठीक है, ये तो सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया, ठीक है, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। तो यहाँ पर यही कारण है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ये वेरिएबल पार्टीशनिंग जो है किससे ये होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसमें का ही है डायनामिक पार्टीशनिंग कंप्लीटली अवॉइडेड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। डायनामिक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? जब प्रोसेस आना शुरू होता है तो वो अपना स्पेस खुद ही बनाना चालू करता है, ठीक है। उसके बाद उसका पहले से ही नहीं बन जाता है, ठीक है। एक फ्री ब्लॉक आता है, उसके बाद जो प्रोसेस की साइज़ होगा तो उसके बाद वो क्रिएट करता जाएगा और वो अपना साइज़ लेता जाएगा, ठीक है। बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें हो जाता है, क्योंकि जब भी आप पिछले एग्जाम्पल देखे होंगे समझ में आया होगा, ठीक है। टू अवॉइड, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हमने अवॉइड कर दिया डायनेमिक में। अब डायनामिक में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया तो इसको भी अवॉइड करना है।
टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड। कौन सा होता है टेक्निक? एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है इम्प्लीमेंटिंग द नॉन कॉन्टिजियस मेन मेमोरी टेक्निक। नॉन कॉन्टिजियस मेन मेमोरी टेक्निक आपको पता है कि पेजिंग है और सेगमेंटेशन है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उस चैप्टर का भी वीडियो जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। तो लेकिन स्ट्रेटेजी होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कि कैसे उसमें फिट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोसेस को किस प्रकार से हम फिट करते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन अब मैं जो बता रहा हूँ मतलब क्वेश्चन तो आएगा ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैंने देखे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत भी आते हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिए। ठीक है, उसके बाद आगे भी देखिए। allocate the process in partition, allocate the process in a partition which is the first sufficient partition from the top of the memory। मेमोरी के टॉप में जो भी रहेगा पार्टीशन, अगर सफिशिएंट हो रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो वो उसमें फिट हो जाएगा। allocate the process in a partition which smallest sufficient, यानी जो भी प्रोसेस आया है उसका जो साइज़ होगा, उसके जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे मिनिमल उसका कंपैरिजन मतलब साइज़ वेस्टेज होगा, तो वो उसमें बेस्ट फिट हो जाएगा। वर्स्ट फिट क्या होगा? द पार्टीशन विच इज लार्जेस्ट सफिशिएंट, जो उसका जो पार्टीशन होगा उसका सबसे ज़्यादा बड़ा सबसे रहेगा, वर्स्ट फिट नाम से ही समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट फिट में क्या होगा? नेक्स्ट फिट आल्सो द फर्स्ट फिट। ठीक है, फर्स्ट फिट यानी फर्स्ट फिट में क्या आ रहा था, जो भी प्रोसेस का साइज़ होगा उसके टॉप में होगा। लेकिन नेक्स्ट फिट में क्या होगा? लाइक द फर्स्ट फिट बट इट सर्च द फर्स्ट सफिशिएंट अमंग द पार्टीशन फ्रॉम द लास्ट, पीछे से नीचे से। ठीक है, तो ये एग्जांपल से हम समझेंगे तो थोड़ा क्लियर ज़्यादा होगा। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट का। उस एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसका प्रोसेस आया। ठीक है, P1 आया और उसके बाद P1 का साइज़ है 16 KB। तो फर्स्ट फिट क्या कह रहा था? फर्स्ट फिट कह रहा था कि जो टॉप में आएगा और जो सफिशिएंट होगा सबसे पहले उस पे जाए, उस पे वो फिट हो जाएगा। तो फर्स्ट फिट में आएगा, क्या वो चेक करेगा 18 से 8 से, ये इससे करेगा चेक कि छोटा है, ये मतलब प्रोसेस जो है यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है क्योंकि इसका पार्टीशन ब्लॉक साइज़ जो है छोटा है। 12 KB ब्लॉक साइज़ छोटा है, 22 KB यहाँ पर प्रोसेस साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पर फिट कर जाएगा। किस में फिट कर जाएगा? फर्स्ट फिट में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो 18 में भी जा रहा है, लेकिन क्या कह रहा था कि फर्स्ट फिट में जो भी टॉप पे होगा पहला सफिशिएंट, तो वो उसमें फिट हो जाएगा। तो फर्स्ट फिट हमारा यहाँ पे आ जाता है 22 KB। उसके बाद बेस्ट फिट क्या कह रहा है? बेस्ट फिट कहता है आपका तो एलोकेट द प्रोसेस इन पार्टीशन विच स्मॉलेस्ट सफिशिएंट अमॉन्ग द फ्री अवेलेबल पार्टीशन। फ्री अवेलेबल पार्टीशन, अब ये तो आपका यहाँ पर फर्स्ट फिट आ गया, यहाँ पर तो आपका फर्स्ट फिट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपका चेक करेगा कि क्या था, स्मॉलेस्ट सफिशिएंट। 8 में नहीं है, 12 में नहीं है, 22 में नहीं है, 18 में है क्या? 16 तो आ रहा है 18 में, 22 में भी आ रहा है, तो इसमें देखेगा 22 में भी आ रहा है। ठीक है, बेस्ट फिट, और उसके 18 में भी आ रहा है। ठीक है, इस दोनों में 22, तो 22 और 18 में 16 में फ़र्क कितना हो गया? 6 का, और इसके इसमें 2 का। तो यानी कि अभी यहाँ पर देखेगा, यहाँ पे तो फिट हो रहा है, उसके अलावा बाकी में हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बेस्ट फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 KB में आपका बेस्ट फिट का आंसर हो गया 18 KB। उसके बाद कह रहा है कि आपका वर्स्ट फिट, नाम से समझ में आ रहा है, वर्स्ट का मतलब हो गया जो लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो सबसे लार्जेस्ट जो भी स्पेस होगा ब्लॉक साइज़ का, उसमें फिट कर जाएगा। तो सीधा देखेगा सबसे लार्जर, सब प्रोसेस को देखेगा,
कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ा होगा उसमें हो जाएगा, सबसे साइज़ बड़ा किस में है 36 KB। ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया वर्स्ट फिट। उसके बाद फिर चेक हुआ नेक्स्ट फिट का। नेक्स्ट फिट क्या करेगा, नेक्स्ट फिट कहता था कि नेक्स्ट फिट आल्सो लाइक द फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट के जैसा हो था। फर्स्ट फिट में क्या था, टॉप में जो सफिशिएंट आता था, लेकिन इसमें क्या था कि लास्ट से सफिशिएंट, लास्ट से सफिशिएंट क्या था, तो लास्ट से सफिशिएंट 36 में आता है, तो इसका भी आंसर 36 KB हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जैसा भी डाउट हो, अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपना सजेशन दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। देखिए फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन जो है 2 प्रकार से होते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अनयूज्ड स्पेस मेमोरी में हो जाता है, जिससे वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज़ ए मेमोरी वेस्टेज दैट अकर इनसाइड एन एलोकेटेड ब्लॉक। ब्लॉक का जो भी एलोकेट हो जाता है उस इनसाइड ब्लॉक में जो वेस्टेज हो जाता है, जो स्पेस फिर यूज़ नहीं होता है, उसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़ द मेमोरी वेस्टेज दैट अकर आउटसाइड एलोकेटेड ब्लॉक्स व्हेन फ्री मेमोरी स्लॉट्स आर सेपरेटेड इनटू नॉन कॉन्टिजियस चंक्स। यानी कि वो अलग अलग चंक्स यानी ब्लॉक या होल या जो भी कहते हैं उसको, उसमें अलग अलग सेपरेट ब्लॉक में रहता है, लेकिन सफिशिएंट वो एक साथ नहीं रहने के कारण क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में आप देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका हो जाता है आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग में। ठीक है, उसके बाद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग में। ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये मेमोरी के इनसाइड में होता है, मतलब मेमोरी का जो उसका रीयूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके पहले ही क्रिएट हो जाता है मेमोरी का फिक्स्ड साइज़, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन उसमें हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, जो अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक को यूज़ होती है, वो नॉन कॉन्टिजियस मेन मेमोरी एलोकेशन, कॉम्पैक्शन। तो ये सारे सब क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, और उसके बाद आपको ये PPT और ये PDF मटेरियल आपको टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।